हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वेव्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने साउंड वेव की वेलोसिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, साउंड वेव की वेलोसिटी थ्योरेटिकली तो अपन ने फाइंड की थी, लेकिन साउंड की वेलोसिटी प्रैक्टिकली भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब जो है वो एक एयर कॉलम है। तो एयर कॉलम के अंदर जो वेव जनरेट होती है उसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, है ना। ऑर्गन पाइप अपन ने देखा था, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। तो उसी प्रिंसिपल से अपनी रेजोनेंस ट्यूब निकली है। रेजोनेंस ट्यूब एक्चुअली में एक एयर कॉलम ही है। उस एयर कॉलम के थ्रू अपन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का यूज करके वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। रेजोनेंस ट्यूब के अंदर क्या होता है कि एक वुडन बेस होता है। उस वुडन बेस के ऊपर एक एयर कॉलम हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये इस तरह का एक वुडन बेस होगा। ये जो वुडन बेस है, इस वुडन बेस पर हम लोग इस तरह एक एयर कॉलम कनेक्ट करेंगे। ये दोनों साइड इस पे ये उसको होल्ड करने के लिए स्टैंड होते हैं। तो ये दोनों साइड स्टैंड है। तो एक साइड तो अपन होल्ड करेंगे अपना रेजोनेंस ट्यूब, जिस ट्यूब के अंदर अपन को ऑसिलेशन देखने हैं वो। ठीक है, इस तरह की ट्यूब होती है। इसको अपन ऐसे होल्ड करके रखते हैं स्टैंड से। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये जो ट्यूब होती है इसके साइड में एक स्केल होता है जिसके थ्रू अपन इसका लेवल चेक करते हैं। ठीक है, अपन को रेजोनेंस ट्यूब की लेंथ रिक्वायर्ड होती है। हमको पता है जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ये होता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला। और लैम्डा जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऑर्गन पाइप के लिए, वो उसकी लेंथ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था कि जो एयर कॉलम है या फिर ट्यूब है, रेजोनेंस ट्यूब है, ऑर्गन पाइप जो है वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज में वाइब्रेट करता है। ठीक है, जिनको अपन हार्मोनिक्स बोलते थे, है ना। 2000 रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, जिन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज में ये वाइब्रेट करता है। अच्छा, ये इसमें अपन क्या करते हैं, एक लिक्विड डालते हैं, वाटर डालते हैं जनरली। तो वाटर डालते हैं तो एक जो दूसरा एंड है इसका वो क्लोज हो जाता है, एक ऊपर वाला एंड ओपन रहेगा। तो ये जो ऑर्गन पाइप बनता है यहाँ वो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है। अपन को पता है क्लोज ऑर्गन पाइप में जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जो रेजोनेंस जनरेट होता है, वो फर्स्ट λ/4 पे, देन 3 λ/4 पे, देन 5 λ/4 पे इस सीरीज में होता है। ठीक है, तो λ/4 इक्वल टू एल और 3 λ/4 इक्वल टू एल और 5 λ/4 इक्वल टू एल लेंथ के अंदर ये वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, ये वेव्स जनरेट होती हैं। तो वहाँ से अपन लैम्डा फाइंड कर सकते हैं एल के थ्रू, लेंथ के थ्रू। ठीक है, तो वो लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक स्केल लगाते हैं। ठीक है, इस साइड में जो स्केल लगा हुआ होता है, स्केल अटैच होता है। ठीक है, स्केल से अपन ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, है ना, डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो क्या करते हैं, इसके साथ एक और ये ट्यूब यहाँ से कनेक्ट की जाती है। जो इस स्केल के जस्ट साइड में होती है, थिन ट्यूब होती है। ठीक है, अब ये जो साइड में ट्यूब है इसको अपन ने अपनी रेजोनेंस ट्यूब के साथ ही अटैच किया है। तो दोनों के अंदर प्रेशर सेम रहेगा, जो वाटर का लेवल है वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो वाटर का लेवल सेम रहेगा, तो अपन यहाँ से इसके वाटर लेवल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने एयर कॉलम की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो अपनी रेजोनेंस ट्यूब होती है, ये जो रेजोनेंस ट्यूब है इसको
एक वाटर रिजर्वायर के साथ अटैच करते हैं, है ना, एक रबर की ट्यूब के साथ। एक इधर ये वाटर का रिजर्वायर होता है, ठीक है, जिससे इस रेजोनेंस ट्यूब के अंदर अपन वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, रिजर्वायर यहाँ कनेक्ट होता है दूसरे स्टैंड पे, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजर्वायर है इसके अंदर अपन वाटर डालते हैं, है ना। अभी रिजर्वायर वायर के अंदर जब अपन वाटर डालते हैं तो वही वाटर कहाँ सप्लाई होता है, रेजोनेंस ट्यूब के अंदर सप्लाई होता है। ये जो रिजर्वायर जो है इसकी हाइट को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट इसकी एडजस्टेबल है, तो इसकी हाइट को एडजस्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस ट्यूब के अंदर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। उससे रेजोनेंस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो क्या करेगा, अप और डाउन जाएगा। तो जो रिजर्वायर है ना, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपने रेजोनेंस ट्यूब के लिक्विड लेवल को, वाटर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो अपन इसके अंदर ये लिक्विड डालते हैं, देखो अपन को पता है कि यहाँ जो अपन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कर रहे हैं। तो जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अपन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अपन को अपनी वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलेगी। ठीक है, जब अपन इसके अंदर लिक्विड डालते हैं तो वो लिक्विड इधर रेजोनेंस ट्यूब के अंदर तक आ जाता है। ठीक है, साइड में जो अपनी दूसरी वाली ट्यूब अपन ने डाली, इसके थ्रू अपन वाटर लेवल चेक करेंगे, उसके अंदर भी लिक्विड आता है, सेम प्रेशर है, सेम हाइट तक अपना लिक्विड जाएगा। ठीक है, अब ये जो अपनी रेजोनेंस ट्यूब है इसके अंदर ऑसिलेशन जनरेट करने के लिए, स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के लिए हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क मेटल का बना हुआ होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है मेटल का। ठीक है, जो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट करवाने के लिए अपने पास एक रबर का पैड या रबर का हैमर होता है। ठीक है, उस रबर पैड के ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करते हैं तो ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है। ये एक्सपेरिमेंट अपने 11th क्लास के सिलेबस में है, तो इसको अपन लैब में भी बाद में देखेंगे। ठीक है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को जब अपन हिट करते हैं रबर पैड पे तो ये वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, जब अपन इसको इस रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर लेके आते हैं तो क्या होता है कि भाई यहाँ से जो वेव जनरेट हो रही है वो इसके अंदर ऐसे एंटर करेंगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, स्टेशनरी वेव बन जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये इसके अंदर जाएंगी तो क्या होगा कि भाई ये जो ऑर्गन पाइप है ये भी इसी की फ्रिक्वेंसी से क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, अब अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी, ट्यूनिंग फॉर्क की और रेजोनेंस और अपने ऑर्गन पाइप की, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम, तो अपन को मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी। ठीक है, लेकिन अपन जानते हैं कि ऑर्गन पाइप की जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फिक्स होती है, वो λ/4, 3λ/4, 5λ/4 होनी चाहिए। तो वो अटेन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को ये जो एयर कॉलम है इसकी हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन जब ट्यूनिंग फॉर्क को इसके पास लेके जाएंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क को लेके जाने पर हमेशा ही अपन को मैक्सिमम साउंड सुनाई नहीं देगी। मैक्सिमम साउंड कब सुनाई देगी, जब वो अपनी फ्रिक्वेंसी में होगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में होगी। ठीक है, सबसे पहले रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मेरे को कहाँ मिलेगी, λ/4 पे, व्हेन लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल बी λ/4, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 4L होगा, तभी तो मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो मेरा रिजर्वायर है इस रिजर्वायर की हाइट को अपन एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इस रिजर्वायर की हाइट को जब अपन ऊपर लेके जाते हैं तो इधर वाटर का लेवल भी अप साइड में जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो प्रेशर नीचे से इंक्रीज होता है तो लेवल ऊपर जाएगा, तो लेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। जब अपन इस रिजर्वायर को नीचे लेके आएंगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा, तो अपना जो लिक्विड का लेवल है वो इधर वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अपन लेंथ को जब कंटिन्यूसली ट्यूनिंग फॉर्क से अपन इसको फ्रिक्वेंसीज दे रहे होते हैं, वाइब्रेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में अपन इसकी लेंथ को कंटिन्यूसली चेंज करते हैं और उस लेंथ पे जाके अपन इसको रोकते हैं, एडजस्ट करते हैं, जिस लेंथ पे जाके अपन को मैक्सिमम साउंड सुनाई दे, है ना। जहाँ मैक्सिमम साउंड एकदम से बूमिंग साउंड आएगी अपन को सुनाई देगी वो। ठीक है, जब बूमिंग साउंड एकदम से अपन को मैक्सिमम सुनाई देगी तो अच्छा पहले तो इसको अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट तक फिल कर ही देंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपन इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे।
जब अपन को बूमिंग साउंड सुनाई देगी तो वो जो कंडीशन होगी मेरी, वो तो कौन सी कंडीशन होगी, सबसे फर्स्ट बूमिंग साउंड के लिए L इक्वल टू λ/4, ये कंडीशन मुझे वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, λ इक्वल टू 4L मिल जाएगा। ठीक है, अपना जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का वो क्या होता है, f लैम्बडा, तो लैम्बडा तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, दैट विल बी व्हाट, 4L फर्स्ट के लिए। f कैसे मिलेगा, अपना जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसकी फ्रिक्वेंसी पहले से फिक्स होती है कि वो किस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा। ठीक है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो उसके ऊपर लिखी हुई होती है। अपने पास लैब में जो ट्यूनिंग फॉर्क है उनकी फ्रिक्वेंसीज उनके ऊपर लिखी हुई हैं, 256 का है, 512 का है, 480 का है, वो सारी उनके ऊपर पहले से मेंशन है। ठीक है, तो जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो जिस फ्रिक्वेंसी से ट्यूनिंग फॉर्क अपना रेजोनेंस वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस अपने ट्यूब में जनरेट होंगे। तो फ्रिक्वेंसी अपन को ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू क्या होती है, नोन होती है। तो वो फ्रिक्वेंसी अपन को नोन होती है तो अपन डायरेक्टली ही उस फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके वेलोसिटी v इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं 4LF, और उससे अपन को क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स अपन बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो उससे मेरे पास और भी वेलोसिटीज आएंगी। इसके अलावा देखो, ये तो फर्स्ट मुझे λ/4 इक्वल टू L पे मिला, जो मुझे क्या मिली, फर्स्ट कंडीशन मिली। इसके साथ में आगे फिर और ज़्यादा इस लेवल को रिड्यूस करता जाऊंगा तो एयर कॉलम की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। लेंथ इंक्रीज करती जाएगी तो क्या होगा कि भाई मुझे आगे की भी कंडीशन 3λ/4 5λ/4 मिलती जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग वहाँ से फिर अपन लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करके और वेलोसिटी की मोर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इस तरह 3 4 5 वैल्यूज़ अपन वेलोसिटी की फाइंड करके उन सबका एक मीन कैलकुलेट कर देते हैं, एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, और वो जो एवरेज वैल्यू होती है वो अपनी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है। ठीक है, तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, इस रेजोनेंस ट्यूब के थ्रू वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने पहले सोनोमीटर भी पढ़ा था, ये रेजोनेंस ट्यूब, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर से अपने सिलेबस में है एक्सपेरिमेंट के में, तो उसको अपन लैब में भी बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इसकी बस ये थोड़ी सी थ्योरी अपन समझ लें। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। देखो, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डॉपलर इफेक्ट। क्या है डॉपलर इफेक्ट? अपन कई बार जब रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए होते हैं तो हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। क्या ऑब्जर्व किया है कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है, सामने से ट्रेन आ रही है। ठीक है, ट्रेन के अंदर विसिल होती है ना, हॉर्न होता है, वो हॉर्न बजाती हुई आती है ट्रेन। जब वो ट्रेन दूर से हमारी तरफ वो हॉर्न बजाते हुए आती है तो उसकी जो साउंड है ना, हमने ये देखा है कि वो एकदम शार्प होती हुई चली जाती है जब पास आती है। ठीक है, और जब वही ट्रेन हॉर्न ब्लो करती हुई दूर जाती है तो उसकी अंदर जो शार्पनेस है ना, वो क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, मतलब एक सोर्स जिससे साउंड निकल रही है, वो सोर्स अगर मूवेबल है, हमारी साइड आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, ठीक है, तो दोनों ही बार हमको उसकी जो साउंड सुनाई देती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। जबकि अपन को पता है कि भाई सोर्स से तो एक से ही निकल रही है साउंड, तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उसके बाद भी क्या हो रहा है, उसके बाद भी उसके अंदर शार्पनेस रिड्यूस और इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सोर्स की नहीं हो रही, लेकिन अपन को जो ऑब्जर्व हो रही है अपने कानों तक जो आ रही है ना, उसके अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, विच इज कॉल्ड, अपन बोल सकते हैं उसको ऑब्जर्वेबल फ्रिक्वेंसी, वो चेंज हो रही है, मतलब जो ऑब्जर्वर के पास आ रही है। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं, इसके लिए एक स्पेशल टर्म अपन यूज करते हैं कि पिच चेंज हो रही है। पिच क्या है? पिच एक्चुअली में कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसका फिजिकल मेजरमेंट हो सके। पिच एक तरीके से ये एक डिग्री है ना, ये जो डिनोट करती है, क्या डिनोट करती है, ये साउंड के अंदर हाईनेस और लोनेस को डिनोट करती है। पिच किसी भी साउंड के अंदर किसको डिनोट करती है, हाईनेस और लोनेस को, शार्पनेस को, एक तरीके से अपन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, हाई पिच है, अच्छा, ये इक्वलेंट होती है फ्रिक्वेंसी के,
फ्रिक्वेंसी से मेजर नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन अपन ये बोलते हैं कि फ्रिक्वेंसी हाई है तो पिच हाई होगी, फ्रिक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी। ठीक है, तो अगर शार्पनेस इंक्रीज होती जाएगी वॉइस के अंदर तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो पिच भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर अपनी शार्पनेस रिड्यूस हो रही है, फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब पिच भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अभी कल परसों जब अपन बात कर रहे थे साउंड वेव के बारे में तो अपन ये बोल रहे थे कि भाई मेल और फीमेल साउंड में डिफरेंस होता है, किसकी वजह से है, फ्रिक्वेंसी की वजह से। फीमेल साउंड की फ्रिक्वेंसी हायर होती है, मेल साउंड की फ्रिक्वेंसी लोअर होती है। फीमेल साउंड के अंदर शार्पनेस ज़्यादा होती है, मेल साउंड के अंदर शार्पनेस कम होती है। ठीक है, इसका मतलब फीमेल साउंड के अंदर पिच हाई होगी और मेल साउंड की पिच कैसी होती है, लोअर होती है। ठीक है, अब वो भी अपन को ऑब्जर्व जो होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, ऑब्जर्वर के या सोर्स के मोशन पे। तो सबसे पहले ये जो पिच में चेंज आया इसको ऑब्जर्व किया था किसने, डॉपलर ने, और डॉपलर ने उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है इसीलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। डॉपलर ये बोलता है कि अगर सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही रिलेटिव मोशन में हैं तो अपन को जो ऑब्जर्वेबल पिच, अच्छा पिच इक्विवेलेंट, उसका फिजिकल मेजरमेंट तो अपन कर नहीं सकते, तो इक्विवेलेंट मेजरमेंट अपन किसके थ्रू करते हैं, फ्रिक्वेंसी के थ्रू एक तरीके से। ठीक है, तो उसने बोला कि ऑब्जर्वेबल पिच या फ्रिक्वेंसी जो है ना वो क्या करती है, चेंज होती है ऑब्जर्वर या सोर्स के मोशन के साथ, रिलेटिव मोशन के साथ, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट बोल रहे हैं। डॉपलर ये कहता है कि जो अपन को फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, ठीक है, दैट विल बी एफ डैश इक्वल टू वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी एस। ठीक है, एफ जो है अपनी वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है सोर्स की, यहां पे एफ है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, वी हैम है वेलोसिटी ऑफ मीडियम। अगर मीडियम भी मूव कर रहा है ना, मीडियम मूव कर रहा है, जैसे एयर चल रही है ना, वेलोसिटी ऑफ मीडियम। यहां पे अपना वी नॉट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, एंड वी एस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, अगर मान लो वी एम 0 है, मतलब अपना मीडियम मूवेबल नहीं है, ठीक, तो मीडियम मूवेबल नहीं है, देन द फ्रीक्वेंसी एफ डैश विल बी व्हाट, वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। ठीक है, अभी जो प्लस माइनस का साइन है ये डिपेंड करेगा कि मोशन किस साइड हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर केस 1 लूं, केस 1 के अंदर मान लो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, स्टेशनरी है, तो मोशन अगर नहीं हो रहा तो वी नॉट विल बी 0, वी एस विल बी 0, वी अपॉन वी 1 हो जाएगा, एफ डैश विल बी एफ। मतलब मोशन नहीं हो रहा, स्टेशनरी है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वही आपके ईयर्स तक आएगी। ठीक है, एक्चुअल जो है वही आपको सुनाई देगी। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो रहा है कि भाई सोर्स जो है ना मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है ना, और मीडियम तो स्टेशनरी है ही। ठीक है, मीडियम को मैं क्या मान रहा हूँ, स्टेशनरी मान रहा हूँ, तो बी एम जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि भाई ये ऑब्जर्वर है अपना और ये इधर सोर्स है, ये ऑब्जर्वर हो गया, सोर्स हो गया, वी नॉट क्या हो गई अपनी 0, वी एस एस मतलब मूव कर रहा है, सोर्स किधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड तो है ही, वेलोसिटी तो जा ही रही है वी वेलोसिटी, सॉरी साउंड तो जा ही रही है वी वेलोसिटी से। देन जो फॉर्मूला है अपना एफ डैश का, दैट विल बी व्हाट, वी, दिस इज, देखो क्या हो रहा है कि भाई सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो वी नॉट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वी नॉट विल बी 0 अपॉन
V, अब देखो VS सोर्स मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की साइड मूव कर रहा है, किधर आ रहा है, पीछे बैक साइड में आ रहा है, कौन सी, -x डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा -VS। तो जो फॉर्मूला होगा अपना इंटू एफ, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी फॉर ऑब्जर्वेबल फ्रिक्वेंसी और अपरेंट फ्रिक्वेंसी अपन बोल सकते हैं, जो अपन को अपीयर हो रही है, क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू V अपॉन V माइनस VS इंटू एफ। ठीक है, अब मान लो सोर्स अवे मूव कर रहा है, केस 2, सोर्स मूविंग अवे। अगर सोर्स अवे मूव कर रहा है, देखो ये ऑब्जर्वर अपना, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, सोर्स हो गया। और सोर्स क्या कर रहा है, अवे मूव कर रहा है, उधर की साइड मूव कर रहा है, V0 तो क्या है, 0 है, और V तो वेलोसिटी तो जा ही रही है, सॉरी साउंड तो जा ही रही है V वेलोसिटी से। तो देखो फॉर्मूला एफ डैश क्या हो जाएगा, V प्लस माइनस V0 तो 0 हो गया, अपॉन क्या हो गया, V, अच्छा Vm तो पहले से 0 है, मीडियम तो मूव नहीं कर रहा, ट्रेवल नहीं कर रहा, प्लस माइनस में से क्या आएगा, देखो VS किधर जा रहा है, प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अवे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, वो प्लस का VS हो जाएगा, और इंटू एफ। इस फॉर्मूला के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपरेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, केस 3 देखो, मान लो सोर्स तो स्टेशनरी है ना, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, है ना। तो अगर ऑब्जर्वर सोर्स की साइड मूव कर रहा है तो देखो क्या होगा, ये अपना ऑब्जर्वर, ये अपना सोर्स है ना, S, तो VS तो क्या है, 0, सोर्स मूव नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और किधर मूव कर रहा है, ये सोर्स की साइड मूव कर रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी तो आ ही रही है साउंड की, ठीक है, साउंड तो आ ही रही है V वेलोसिटी से, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, देखो V, अब कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी, किधर जा रहा है, उधर, प्लस x डायरेक्शन में, तो V प्लस V0 ये हो जाएगा, और VS तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, केस 4, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, है ना, और सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर अपना इधर आ रहा है V0 से, ऑब्जर्वर, सोर्स अपना स्टेशनरी है, VS 0 हो गया, और साउंड तो आ ही रही है V वेलोसिटी से, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, देखो ये V माइनस में क्या आ जाएगा, V0, और अपॉन में क्या आ गया, V और इंटू एफ, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी आएगी। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं अपन अपरेंट फ्रिक्वेंसी। मान लो दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे से दूर, केस 5, इफ बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, ये अपना ऑब्जर्वर था, ये अपना सोर्स था, सोर्स VS वेलोसिटी से दूर जा रहा है इधर, ऑब्जर्वर V0 वेलोसिटी से दूर जा रहा है, साउंड अपनी वेलोसिटी V से ट्रेवल कर रही है, तो ये इधर आ रहा है, और वो पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। ठीक है, तो अपना जो F है वो क्या हो जाएगा, F डैश है वो क्या हो जाएगा, V। अब क्या आना है भाई, देखो Vm तो 0 है, प्लस माइनस V0, तो V0 इज वो जो डायरेक्शन में आ रहा है माइनस V0, और इधर क्या हो जाएगा, वो प्लस x में जा रहा है, तो प्लस VS, और इंटू में क्या हो जाएगा, F। तो इस फॉर्मूला से क्या कर सकता हूँ मैं, अपनी जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी है उसको फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा डॉपलर ने जो इफेक्ट देखा था ना, ये ओनली साउंड वेव्स में ही नहीं होता, डॉपलर ये कहता था कि ये इफेक्ट सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव भी है, तो ये लाइट के अंदर भी होता है। ठीक है, लाइट के अंदर जो ये चेंज होता है इसको अपन ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट की टर्म्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो तो अपन नेक्स्ट ईयर ही पढ़ेंगे, लाइट अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट ईयर है, तो वहाँ अपन को लाइट में डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, so this was the last topic of this chapter.
वे चैप्टर अपना यहाँ एंड हो गया, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लें, ठीक है। तो जो न्यू चैप्टर है वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।